आखिर जम्मू कश्मीर में कब होंगे विधानसभा चुनाव? तो चलिए आज हम इसी पर विशेष बातचीत करेंगे और विशेष बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता विक्रम रंधावा जी। विक्रम जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। और जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं पीडीपी के स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू जी, आपका भी हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत। धन्यवाद, शुक्रिया जी। हमारे जो तीसरे गेस्ट है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल सेक्रेटरी शेख बशीर अहमद जी। आदाब। बशीर जी, आपका भी हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। और हमारे चौथे गेस्ट हैं वो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिंह जी। कपिल जी, आपका भी हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहले विक्रम जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्या केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में चुनावों की तैयारी में है? क्या यही वजह है कि बी आर शर्मा, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव भी रहे हैं, और उनको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर लाया गया है? तो विक्रम जी, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को एक विकासशील जम्मू कश्मीर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। और विशेष करके धारा 317 हटने के बाद तो ऐसा कोशिश लगातार जारी है। और हम देख रहे हैं चमुखा विकास जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे वो बड़ी इमारतों का निर्माण हो, किसी न किसी तरीके से वो गतिविधियां लगातार जारी है। जहाँ तक चुनावों का ताल्लुक है, चुनाव सुनिश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर में ड्यू चल रहे हैं। और एक तो चुनाव करवाने का जो बेसिकली प्रेरोगेटिव है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। और अभी पिछले दिनों देखा, ऑनरेबल एलजी साहब ने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसकी कॉल ले सकती है। जब भी कॉल लेगी, हमारे पास जो सेटअप है वो रेडी है, हम चुनाव कराने के लिए तैयार है। लिहाजा जहां अभी केंद्र सरकार ने नई नियुक्ति की है बी आर शर्मा साहब की एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो यकीनी तौर पर एक वेलकम स्टेप है। और उन्होंने आते ही एटलीस्ट जो इमीडिएटली कॉर्पोरेशन और पंचायतों के चुनाव ड्यू है, ड्यू क्या है, जिनका टर्म खत्म होने जा रहा है, तो उस कड़ी को लगातार मेंटेन रखा जाए। पहले क्या होता था कि 25-25 साल के बाद कॉर्पोरेशनों के चुनाव होते थे। 1980 में हुए, फिर 2005 में हुए, 5 के बाद 10 में होने चाहिए थे। लेकिन जो उस वक्त की सरकारें थी, उनकी यही सोच थी कि इस सिस्टम को अपने तक ही सीमित रखो, इसको नीचे तक नहीं लेके जाना है। तो फिर इंतजार किया 8 वर्ष, और 2018 में चुनाव हुए। 18 के साथ साथ ही एंड में आपने देखा होगा कि पंचायतों के चुनाव हुए। लेकिन पंचायतों के चुनाव के बाद जो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, उन्होंने जो 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर में मजबूती से लागू किया, वो एक सराहनीय कदम था। देश की आजादी के बाद से लेकर आप 2019 तक देखेंगे तो कुल मिला के सिर्फ 4 बार पंचायतों के चुनाव हुए। बीडीसी या डीडीसी यहाँ कभी कोई कल्पना ही नहीं करता था, क्योंकि जो ऊपर के हुक्मरान होते थे उनकी एक ही मानसिकता होती थी कि भैया ये पंच बन गया, सरपंच बन गया, इनको अब ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देना है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक बेहतरीन तोहफा जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया, जब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव करवाए। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो कभी गठित ही नहीं जम्मू कश्मीर में हुई, वो पहली बार हुई। और आज आपने देखा है कि डीडीसी पे नियुक्त तो क्या आए हुए हैं, उनके बलबूते पे हमारे डीडीसी के चेयरमैन है, और जो डेवलपमेंट इलाके में होती है उसमें उनका एक योगदान रहता है। एक प्लेटफॉर्म जो है आम पब्लिक को मिला है कि हमने कहां पे जाना है। जहां तक विधानसभा का चुनाव है, तो एज ए पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कभी भी हो, वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अलबत्ता जो चुनाव करवाने का प्रेरोगेटिव है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। उन्होंने कॉल लेनी है, कब उनको ठीक समय लगेगा, तो यकीनी तौर पर चुनाव होने चाहिए। जी बशीर जी, अगर चुनाव इस समय होते हैं तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के साथ लड़ेगी या फिर अकेली लड़ेगी? इस पर आप क्या कहेंगे? पहली चीज़ यह है कि चुनाव कब होंगे, जो आपने क्वेश्चन किया था बीजेपी के प्रवक्ता को, और मेरे दोस्त एमएलसी साहब हैं, सबका एमएलसी हैं, इन्होंने बड़ी तैयारी से ये कहा कि चूँकि ये इलेक्शन कमीशन का प्रोगेटिव है, उन्होंने ही करना है। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं, यहाँ हर एक चीज़ सेल के ऊपर है। ये जो आपका लिक्वर माफिया था है इस वक्त, वो हावी है जम्मू सूबे में। और इसी तरह डिजिटल मीटर्स आए हैं, जिसको प्रीपेड मीटर कहा जा रहा है, लोग परेशान हैं। इन्होंने एक जिक्र किया कि यहाँ चूँकि इतना विकास हुआ है, तो मैं ये कहता हूँ कि वो विकास गुम हो गया है। कहीं पर्चा देना चाहिए कि विकास है कहाँ, वो कहाँ चोरी है विकास।
दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोई चीज़ लग नहीं रही है जो इन 9 सालों में बनी हो। कोई नई सड़क नहीं लग रही है कि नई सड़क बनाई है। जम्मू पंचतीर्थी से लेके एयरपोर्ट तक जैसा तब था वैसा ही आज है। हाँ, 2 साल पहले अगर उसमें फुटपाथ पे टाइलें लगी थी, वो टाइलें उठा के नई टाइलें लगा दी। अब पता नहीं क्यों लगाई, मुझे समझ नहीं आया। लुक पड़ी हुई थी सड़क के ऊपर, उसको हटा दिया और उधर उसके बाद टाइल लगा दी, वो भी समझ नहीं आया वो प्रायोरिटी थी या नहीं थी। इसी तरह जो बिज़नेस कम्युनिटी है जम्मू के अंदर, वो इतनी परेशान है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बहुत सी परेशानियां हुई, कोविड की वजह से भी परेशानी हुई, और दूसरी परेशानी जो हुई 5 अगस्त 19 के बाद जो डिसीजन ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो बीजेपी के साथी मेरे हैं वो कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को, कि डेमोक्रेटिक सेटअप में पंचायतें मुतबादल नहीं हो सकता है, असेंबली का डीडीसी मुतबादल नहीं हो सकता, और ना ही आप किसी और अदारे को मुतबादल, कॉरपोरेशन का जो है इलेक्शन है वो असेंबली का मुतबादल बना सकते हो। जो लॉज और ज़ाब्ते बनाने का इख्तियार होता है वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव को है। अगर उन्होंने वो, चूँकि उनको मैंडेट मिलता है लोगों से, यहाँ सारा सिस्टम जो है वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को लोगों से कोई परेशानी नहीं है, लोगों की कोई फिक्र नहीं है, वो अपने सिस्टम को चला रहे हैं। और जो कुछ हो रहा है, करप्शन के पुराने रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए हैं, उनमें मेडल देना चाहिए, वहाँ कोई हद नहीं रही है। लेकिन उसके बावजूद ये है कि डंडा है, सरकारी डंडा है। अगर सड़क के ऊपर डेली वेजर परेशान निकलता है तो डंडा पड़ता है। कल लड़के वो निकल रहे थे, वो जो एसटी वाले थे वो निकले, तो उनको भी उन्होंने डंडे से, किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है। इस सिस्टम को जितना ये दबाएंगे उतना ही लोग उसको महसूस करके आगे इनको सबक सिखाएंगे, और उसका इंतज़ार है। और इलेक्शन इन्होंने करवाने नहीं है। अगर ये वाकई ही सब कुछ ठीक है तो पहले असेंबली का इलेक्शन कराएं, और असेंबली का इलेक्शन कराने के बाद पंचायतें भी हो सकती हैं। लेकिन असेंबली से भाग रहे हैं। और ये कॉरपोरेशन वगैरह का मुझे मालूम है कि जो BR शर्मा साहब हैं, अच्छा अफसर है, उम्मीद अच्छी रखी है कि हम कि भाई वो अच्छा ही करेगा। लेकिन यहाँ कहना कि नहीं जनाब ये प्रोगेटिव उसका है, 2017 के बाद उनको ख्याल ही नहीं आया कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराना है। और जब एक डेलीगेशन मिला दिल्ली के अंदर, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कहा कि हाँ गैप है, एक वाइड है यहाँ। अब वाइड है तो किसको महसूस हो रहा है? जम्मू कश्मीर के लोगों को, दिल्ली में लोगों को महसूस नहीं हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर के करवाए जाने चाहिए, और लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं वो जब तक लोगों के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं बैठेंगे तब तक लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा नहीं किया जा सकता। और ये जो सारा सेटअप इस वक्त है जो कर रहा है, यही इनको लेके डूबेगा, ये मेरा सोच है। वक्त आ गया है कि लोग इस मामले का जवाब देंगे इनको। जी कपिल जी, कांग्रेस के अंदर जो फूट है, यानी गुलाम नबी आज़ाद ने भी एक अपनी पार्टी जो है वो बना दी है, तो आपको लगता नहीं है अब जो कांग्रेस है वो अपना वोट बैंक जो है उनका वो खो देगी? इस पर आप क्या कहेंगे? करते थे जो दुकानें दर्द दिल, वो अपना कारवा आगे बढ़ा गए, वो तो कब के चले गए। और कांग्रेस जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जब तक कांग्रेस के साथ इंटैक्ट है, कांग्रेस अपनी जगह कायम भी है, ताकतवर भी है, और पुनः जुझारू रूप से कांग्रेस फिर अपने अस्तित्व में धीरे धीरे वापस आ चुकी है। और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट का होगा चाहे वो असेंबली का होगा, कांग्रेस अपनी एक अच्छी जगह और अपनी एक जो जनता के बीच में ज़रूर दर्ज करवाएगी। और यहाँ तक बात करी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कि असेंबली का इलेक्शन, असेंबली के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह चुका है कि जब गृह मंत्रालय उन्हें क्लीन चिट देगा तो यहाँ पे जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएंगे। लेकिन गृह मंत्रालय क्यों क्लीन चिट नहीं दे रहा? एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी दावे करती है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है, और दूसरी तरफ टारगेट किलिंग और आतंकवाद जिस तरह से हाइब्रिड आतंकवाद की जगह ले चुका है, भारतीय जनता पार्टी शायद उससे डरती है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्लीन चिट नहीं दे रही। दूसरी बात इन्होंने कही कि विकास बहुत हुआ है, और विकास अगर वाकई हुआ होता तो आज 9 साल का होता। और जम्मू कश्मीर में अगर हम विकास की बात करें तो विकास के नाम पे वोट जरूर लिए इन्होंने, और इन्होंने कहा कि दूध की
नदियां बहेंगी। हमें तो लखनपुर की तरफ से कोई दूध की नदी बहती हुई दिखाई आती नहीं दिख रही। हाँ, सियालकोट की तरफ शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता देखते होंगे, हम तो देखते नहीं हैं। हमें तो उम्मीद है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी में जो केंद्र की सरकार है वो इसका संज्ञान ले, और हालात ये कि जिन डेलीवेजर्स को वादे किए गए कि उनको भाजपा सरकार आते ही परमानेंट करेगी, मैनिफेस्टो में रखा गया भारतीय जनता पार्टी ने, आज उनके ऊपर पिछले 4-5 साल से लाठियां भांजी जा रही हैं। और जो रिक्रूटमेंट स्कैम्स, चाहे वो जेके बैंक का हो, चाहे वो फायर इमरजेंसी का हो, चाहे वो दूसरे हों, उनके ऊपर अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि जो सीबीआई के हवाले जांच की गई है उसका हुआ क्या। आज जम्मू का जो व्यापारी है, छोटा दुकानदार है, वो त्रस्त है। इंडस्ट्री जम्मू से 60% से ज्यादा वाइप आउट हो चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास के दावे बड़े बड़े करती है। और जो नेशनल हाईवेज, चाहे वो डोडा नेशनल हाईवे हो, बनी बसोली नेशनल हाईवे हो, सतवारी से लेके चट्टा एयरपोर्ट वाला, उसको इन्होंने नेशनल हाईवे बनाया, हालांकि वो स्टेट हाईवे थे, और फिर कहते हैं कि सरकार नेशनल हाईवे पे नेशनल हाईवे बनाती जा रही है। और जिस नेशनल हाईवे की बात करते हैं, जो पूरे देश में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक बन रहा है, वो तो बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है। और जो टनल्स के प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़े पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। नया क्या लाया? एम्स जम्मू वालों ने लड़के लिया, आईआईटी जम्मू वालों ने लड़के लिया, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को क्या दिया? और खसूसी तौर पर जम्मू के युवाओं को, आज जम्मू का युवा नौकरी पाने के लिए तरस रहा है, आज जम्मू का युवा रोजगार पाने के लिए तरस रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो। और 200 करोड़ रुपया बचाने की बात करते हैं। बड़ा ही शर्मनाक है कि हमने सेक्रेटरीट की मूवमेंट बंद कर दी और 200 करोड़ रुपया बचा लिए। यह सरकार का काम है। सरकार का काम होता है हजारों करोड़ रुपए खर्च करके गरीब को रोजगार देना और गरीब का रोजगार चलाना। और जो 40,000 करोड़ का व्यापार जम्मू के अंदर था सेक्रेटरीट मूव होने के बाद, आज तो वो भी खत्म कर दिया। किस विकास की बात करते हैं? होटल्स के ऊपर टैक्स, जो गेस्ट हाउसेज है उसके ऊपर टैक्स। आज छोटा दुकानदार, चाहे वो होटल एसोसिएशन हो, चाहे वो लघु उद्योग हो, आज तो सभी परेशान हैं। युवा को कोई रिलीफ है नहीं। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। सिलेंडर की हम बात करें तो दुगने से ज्यादा हो चुका है। पेट्रोल डीजल की बात करें 100 से कब का पार कर चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विकास 9 साल तो क्या, मुझे लगता है अभी तो विकास वो पैदा भी नहीं हुआ जिस विकास की ये दावे करते हैं। टमाटर, इनकी सरकार में एक टमाटर जनता की पहुंच से बाहर हो चुका है। ये पॉलिसी प्रोग्राम है। पल्सेस देखिए, आटे चावल के दाम देखिए, और जिस तरह से अब ये बात कर रहे हैं कि राशन डिपो में भी अनाज की कीमतों को बढ़ाया जाएगा और जो गरीबों को अनाज कुछ कम दरों पे मिलता था, अब वो अनाज उनसे छीन लिया जाएगा। मैं ये सारी बातें, इसकी घोर निंदा करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दावों में, कथनी में, करनी में हमेशा से ही फर्क रहा है। और ये इन्होंने साबित किया है कि जितना झूठ भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को परोसा और उसके बदले में हकीकत में जनता को कुछ दिया नहीं। आज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख लीजिए पूरे देश के अंदर। मणिपुर आज लगभग 3 महीने से जल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री खुद स्वयं पार्लियामेंट में बात करके राजी नहीं है और वक्तव्य देते हैं 1 मिनट का, और उसमें भी दूसरी सरकारों को कोसने का काम करते थे। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि राजस्थान में जब वो बोले, राजस्थान में जब वो जोधपुर की घटना के ऊपर बोले, कम से कम वो ये भी कहते कि वो 4 लोग एबीवीपी के नेता और कार्यकर्ता थे जो बलात्कार में शामिल थे। राजस्थान सरकार ने समय पे कार्रवाई करते हुए उनको बेहंगाबाज किया। यूपी में एक इंस्पेक्टर की हत्या हो जाती है, एक डीएसपी की हत्या हो जाती है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नेता कोई संज्ञान नहीं लेते
और बाकी सरकारों को कोसने का हमेशा से काम करते हैं। और असंवेदनशील देखिए कितने हैं हमारे प्रधानमंत्री। मिजोरम जल रहा था, प्रधानमंत्री जी अमेरिका का दौरा कर रहे थे और उसके बाद आए तो एमपी में भाजपा का बूथ मजबूत करने चले गए। इतनी असंवेदनशीलता इस जनता के प्रति, देश की जनता के प्रति, एक राज्य की जनता के प्रति, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के मन में अब इस देश की जनता के लिए कोई दया भाव बचा है। वीरेंद्र जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी कि पीडीपी जो है उसकी क्या भूमिका है? क्या वो कांग्रेस के साथ जाएगी या फिर अकेले जो है वो चुनाव लड़ेगी? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे है कि जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं, पहले मुझे लगता नहीं है कि सरकार वो चुनाव कराना चाहती है। पहले जब चुनाव होगा तो देखेंगे। फिलहाल तो एक ऑल इंडिया लेवल पर एक गठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया है, उसमें हम भी शामिल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है, कांग्रेस और देश की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी उसमें शामिल है। लेकिन आज अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, ठीक है, इलेक्शन एक हमारा अहम मुद्दा है, इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन क्यों नहीं होने? क्योंकि 5 साल से हम बिना असेंबली के यहाँ हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं, मैं कश्मीर की नहीं, मैं जम्मू की आज बात करता हूँ, क्योंकि हम सब जम्मू के लोग हैं, जम्मू में बैठे हैं। फिर मुझे बताइए कि जम्मू को मिला क्या है, जम्मू के साथ क्या इंसाफ किया है पिछले 5 सालों से, और ख़ास तौर पर मैं 5 अगस्त 2019 के बाद की बात करता हूँ। अब देखिए, सरकार दावे करती है विकास के, अगर विकास हुआ होता तो नज़र आता, जब नहीं हुआ वो नहीं नज़र आ रहा। अब सरकार ने कहा कि जैसे मेरे भाई हैं रंधावा साहब, इन्होंने कहा IIT और एम्स का नाम लिया, भाई वो 2018 से पहले के हैं। मैं आज भी इनसे पूछता हूँ, LG एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ, केंद्रीय सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हमें बता दीजिए कि 2018 से लेके आज तक आपने कितने स्कूल, कितने कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी या कोई नया हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर में बनाया है, दिया है? तो उसका नाम बता दीजिए, वो कहाँ है? आप किस विकास की बात करते हैं? हाँ, विकास हुआ है, मैं कहता हूँ हुआ है विकास, हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। इनके आलीशान दफ्तर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बने हैं, इनके नेताओं के मुनीशन डिपो के पास 3 मंजिला मकान बने हैं, इनके नेताओं की बहुत बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनी है। और एक कहाँ भाई बीजेपी ने विकास किया है, दूसरी पार्टियों से नेता लाए हैं, पहले उनको चोर कहा, फिर अपने दफ्तर ले गए, वहाँ वॉशिंग मशीन ने उनको डाला, उनसे बाहर निकाला, फिर वो साथ बन गए और अब जम्मू कश्मीर के लीडर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो इशू है जम्मू कश्मीर के नौजवान का, सभी लोगों ने बात की। आज मुझे बताइए, 5 अगस्त 2019 से लेके कितनी नौकरियां जम्मू कश्मीर के नौजवान को मिली? एक भी नहीं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की कितनी लिस्टें निकली? 3 लिस्टें निकली, तीनों को ऐश कर दी गई कि वहां पर चोरी हुई है। लोग सड़कों पर हैं, लोग धरनों पर हैं। और दूसरी बात, 5 अगस्त को होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल जाएगी, यहाँ डेवलपमेंट के फ्लड गेट खुल जाएंगे। हमने भी सोचा भी हो सकता है यार भी ये सच ही हो, कि क्या देखते हैं। अब मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री दम तोड़ चुकी है, रोजगार लोगों के पास नहीं, और सबसे बड़ी बात कि अनएम्प्लॉयमेंट दर जो है वो 40% के लगभग पास पहुंच चुकी है, जो कभी 18% भी नहीं हुआ करती थी। अब इस 40% की अनएम्प्लॉयमेंट पहुंच चुकी है, बीजेपी उस पर बात नहीं करती। अब डेवलपमेंट में बता मुझे, हाँ डेवलपमेंट हुई हो तो नजर आई। अब देखिए डेवलपमेंट हुई है, 2-3 डेवलपमेंट मैं कह रहा हूँ। यहाँ डेमोक्रेसी की बात हुई, यहाँ DDC पंचायत की बात हुई। मैं बताता हूँ, आप इनकी डेमोक्रेसी देखिए। जम्मू शहर में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है जिसमें मैंडेट जम्मू शहर के लोगों ने बीजेपी को दिया। बीजेपी के वहाँ जीते हुए मेयर, मेरे भी मेयर है, मैं भी शहर में रहता हूँ, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता का फैसला सबका फैसला। इस हाउस ने, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हाउस ने एक रेजोल्यूशन पास किया चुने हुए नुमाइंदों ने कि हम प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में नहीं लगने, जम्मू में नहीं लगने देंगे। मेयर साहब ने की अध्यक्षता में वो मीटिंग होती है, इससे पहले जो मेयर थे चंद्रमोहन गुप्ता साहब, तो वो रेजोल्यूशन बनता है, वो रेजोल्यूशन LG ऑफिस में जाता है, तो वहां एक बाबू क्लर्क जो होते हैं वो रेजोल्यूशन को फाड़ के डस्टबिन की टोकरी में फेंक देते हैं। हमारे चुने हुए 75 कारपोरेटरों की ये इन्होंने दुर्दशा कर दी हमारे मैंडेट की, कि किसी क्लर्क ने वो फेंक दिया और अगले दिन उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया। अब मुझे बताइए, आप कहते हैं असेंबली की जरूरत नहीं, यही करेगी जी म्यूनसिपलिटी ही लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा, भी फिर आपने उन 75 नुमाइंदों की बात क्यों नहीं सुनी? और उस रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास था, किसी ने उसको अपोज भी नहीं किया था। कहां है डेमोक्रेसी? दूसरी बात, स्मार्ट मीटर की यहां बात चली है। भाई आप पहले हमें स्मार्ट बना लो, फिर मीटर हीटर जो मर्जी लगा लेना। स्मार्ट मीटर आप लगाना चाहते हो, और एक और उसके साथ एक फरमान जारी किया है कि 1 तारीख से, पता नहीं 1 सितंबर है कि 1 अगस्त है, ये मुझे पता नहीं, कि ये मीटर
वो हो जाएंगे रिचार्ज, प्रीपेड हो जाएंगे। भाई मुझे बताइए कि किस हिंदुस्तान की रियासत में आपने प्रीपेड मीटर लगाए? बताइए मुझे, एक बताइए किसके पास आपने लगाए हैं? ओए आपके साथ पंजाब है, पंजाब 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है। हमारी बिजली है लूट के बाहर ले जा रही है, वही हमें शेर पे यूनिट बेची जा रही है। हम कहते हैं हमारे प्रोजेक्ट दे दो, ये कहते हैं ये देशद्रोही है। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई आज आप समझिए 12-12 हजार रुपया बिजली का मीटर लगा के करना चाहते हो बिल दे के, लोग पैसे कहां से कहां। एक बात जरूर है भाई, अब रंधावा साहब अपोजिशन को कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका काम स्मार्ट मीटर नहीं कर दिया। जो हमने करना था वो आप खुद कर रहे हो। मैं कहता हूं कि मैं बिल मेरा भी 12,000 आएगा तो आपको भी 20,000 आएगा, बिल तो आपने भी देना है। हम ये कहते हैं कि अगर भाई लोगों को आप फैसिलिटी देना चाहते हो तो ये लूट क्यों? और एक सबसे बड़ी बात, हमारे रिसोर्सेज की लूट हो रही है, व्यापार हमारा लूट लिया गया। हम ये काम करते थे पहले, इसका शराब का कारोबार जम्मू के लोग करते थे। वैसे तो शराब बुरी चीज है, मैं इसको कभी प्रमोट नहीं करता, लेकिन चलो कारोबार जम्मू के लोग करते थे। आपने लीकर माफिया बाहर से लाया, उनसे कारोबार छीना और बाहर के लोगों को दे दिया। अब आप हालात क्या है कि कल मुझे एक आदमी बता रहा था कि ये जो वाइन शॉप का टाइम पहले 9 बजे तक होता था ना, शायद वो 12 बजे तक रात को कर रहे हैं। पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है। 24 आवर्स। हाँ 24 आवर कर रहे हैं। मतलब जम्मू के लोगों का मसला ये है कि वो उठो तो शराब पियो सो जाओ, जब नींद खुले फिर पियो तो सो जाओ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने शराब की दुकानें तो खोल दी, भाई स्कूल कितने खोले यार हमें भी बता दो, यूनिवर्सिटी कितनी खोली हमें भी बता दो, हॉस्पिटल कितने खोले हमें भी बता दो। सबसे बड़ी बात, आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाइए। मैं एक दिन वहां किसी का पता करने गया तो मैंने देखा कि बड़ी लंबी लाइन लगी है। तो मैंने पूछा ये गेट पे लाइन क्यों है? कहते जी आधार कार्ड की एंट्री करनी है। भाई मरीज आपको पहले चेक कराने के लिए जाएगा कि आधार कार्ड साथ है। भाई आधार कार्ड में आपने उसको क्या देना है? पहले मुझे आप एक ही बात बताइए, कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात करते हो? किस, मैं कहता हूं किस ट्रांसपेरेंसी की यहां बात है? अगर आधार कार्ड है, जो बंदा है कार्ड आपने देखा है, भाई डॉक्टर का काम है इलाज करना, उसको देखो। आप लोगों का 1 घंटा उस लाइन में जाया करते हो। दूसरी, आज बहुत सारे अहम मसले हैं यहाँ। इलेक्शन एक मसला है, इसमें कोई शक नहीं। इलेक्शन ही हमारे भी, हमें लोगों ने, हमने अंग्रेजों से मुल्क ये याद क्यों हुआ था कि हमें वोट का हक था, हम अपना नेता चुन सकते हैं, लेकिन ये करते नहीं। ये हमें इलेक्शन भी नहीं को देते हैं, ना असेंबली देते हैं, ना कोई बात करना है। लेकिन एक बात आज बड़ी क्लियर है तारिका जी, मैं ये इनसे कह रहा हूं, मैंने पहले भी बहुत दफा कहा है, मैं आज भी कह रहा हूं, तुमको शोहरत हो मुबारक, हमें रुसवा ना करो, खुद भी बिक जाओगे करो, तुम जो सौदा ना करो। मैं बीजेपी की जम्मू लीडरशिप को कहता हूं, भाई आप भी बिक गए हुए हो, आपकी नहीं कोई सुन रहा। मुझे आप एक बात बताइए, ये कहते हैं रोज हम जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाए, कहते हैं ना बीजेपी जम्मू के चीफ मिनिस्टर बनाएगा, हमें वोट दीजिए। भाई चीफ मिनिस्टर लोगों ने बनाना है, लोगों ने वोट देने हैं, जो बनेगा। आप बना सकते थे जम्मू का एलजी, वो आपने बाहर से लाए। आप बना सकते थे जम्मू का एडवाइजर, मैं कहता हूं विक्रम रंधावा साहब को बना दो, कविंदर गुप्ता साहब को बना दो, सुनील शर्मा साहब को, जम्मू का तो बना दो। आप एडवाइजर के लायक नहीं समझते, आप पीए के लायक नहीं समझते, तो जम्मू का चीफ मिनिस्टर आपने कहां से बनाना है भाई मुझे बताओ आप। मैं कहता हूं कि आपके डॉक्टर करण सिंह क्यों लगा देते एलजी? भाई हम सब वेलकम करते हैं उनका। भाई आप जम्मू कश्मीर को एक, मैं कहता हूं कि आपने लेबॉर्ट्री बना दी है। अब एक 2-3 चीजें और नहीं ले आए हैं, एक बिल लाए हैं, ये कहते हैं लाने जा रहे हैं, कह रहे हैं जी हमने कश्मीरी माइग्रेंट और पीओजे के रिफ्यूजीज को देनी है रिजर्वेशन है। मैं दीजिए, कश्मीरी माइग्रेंट को आफरीन, अच्छी बात है, उनको दो। तो पीओके के लिए कितने देना चाहते हैं? 12.5 लाख की आबादी, 1 सीट। इसमें ये भी आते हैं, पीओके से आते हैं, मैं भी पीओके से आता हूं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं इस सरकार से, भी 12.5 लाख की तो एमपी की सीट नहीं है, आपने कौन सा मतलब बताइए जो यहां डिलिमिटेशन कमीशन, जिसको कुछ लोग डिस्क्रिमिनेशन कमीशन भी कहते हैं जम्मू कश्मीर में, वो जब आया था लोग उनसे मिले थे, उनकी रिकमेंडेशन थी कि हम 4 या 6 आदमी आपको देंगे पीओके। और आप समझिए अगर कश्मीर भारत का हिस्सा है, 47 में बना है, तो पीओके के लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानी है, उसको आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? हमारे बुजुर्ग जब वहां से आए, भाई उन्होंने किस लिए ये कत्लो गैरत देखी, या अपने आप कटवाए, या अपने नुक्स किस लिए कराए? आप हमें एक एमएलए दे रहे हो, एक एमएलए, वो भी आप हमें लड़ाई बना रहे हो। लड़ाई इसकी कि भाई आप मुजफ्फराबाद वालों को दोगे, हमीरपुर वालों को दोगे 1 सीट, कि जो पुंछ से आए उनको दोगे, या देवी बटाला से सब लोग यहां से आए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार की पॉलिसी क्या है यार? कौन लोग हैं जो इनको चला रहे हैं, जम्मू कश्मीर की फीडबैक दे रहे हैं? और दूसरी बात, जो लोगों को घरों से निकाल के सड़कों पर लाना चाहते हैं, इनका पीला पंजा इन्होंने चलाया था। हम सब लोग इकट्ठे जब हुए तो हमने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, चलो रेस्ट भी हुए, तो उसके बाद सरकार को लगा नहीं ये गलत बात है। आज आप बताइए, आपको याद आ गया वो 5-5 मरले जमीन क्यों खाली करा रहे थे, मकान वो, ये किन को बसाना चाहते थे? आज वो चीजें बाहर आ गई ना
क्योंकि इनको पता है जम्मू के लोग हमें वोट नहीं देंगे, बाहर से कोई 15 लाख वोट लाओ तो ला के तो, लेकिन भाई आप अगर जब 15 लाख वोटर बाहर से लाओगे रंधावा साहब, तो रंधावा साहब आप कहीं से एमएलए नहीं बनोगे, एमएलए त्रिपाठी साहब बनेंगे, मिश्रा साहब बनेंगे, सलीम जी बनेंगे, कंसारा सिंह जी बनेंगे बाहर से आके, मैं और आप थोड़ी बनेंगे, क्योंकि आप उन लोगों को लाके बसाना चाहते हो। बाकी मुझे आप बताइए किस सरकार ने रेस्ट ऑफ कंट्री। जी वीरेंद्र जी विक्रम जी, जो भी अभी वीरेंद्र जी ने जो भी भाजपा पर जो निशाना साधा है, इस पर अपना स्पष्टीकरण जो है वो दीजिए। देखिए तरीका जी, आज हमारी डिबेट में ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेरे साथ मेरे भाई बैठे हैं, वीरेंद्र सिंह जी हैं, बशीर साहब हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, मेरे भाई चिप साहब हैं, इन तीनों की जो पॉलिटिकल पार्टीज है और एक दूसरे की बैसाखियों के सहारे चल रही है। अपना वजूद प्रदेश में भी खत्म हो चुका है। एक जो 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी थी, अब एक राज्य का जनता दल का लीडर जो है वो उस पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्शंस देगा कि तुमने लोकसभा में कितनी सीटें लड़नी है और किस सीट से लड़ना है, किस हिसाब से लड़ना है। जहां तक हमारे यहाँ के अभी कॉर्पोरेशन का चुनाव अगर आ जाता है तो ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज पहले अपने कार्यकर्ताओं को बोलेंगे कि बीजेपी के खिलाफ नहीं जाके पहले एक दूसरे के खिलाफ जाओ। इनका अपना वजूद ही खत्म हो चुका है। और अब सिर्फ क्योंकि देश के अंदर एक मजबूत नेतृत्व है, किस तरीके से एक बढ़ते हुए राष्ट्र को रोकना है, किस तरीके से एक वातावरण को मजबूत जो है उसकी अटेंशन डाइवर्ट करनी है, तो प्रधानमंत्री जी को रोकने के लिए एक जो बड़ा जखीरा खड़ा किया है, उस जखीरे में ये तीनों लोग जाके बैठ गए हैं। एक को दाएं कुर्सी मिल जाती है, एक को बाएं कुर्सी मिल जाती है, फिर इंतजार करते हैं कि अगली मीटिंग कब होगी, उसमें जाके अपना बात रखेंगे। जखीरा तो इकट्ठा किया है, बता देना, मैं इनको बताऊंगा। जखीरा तो इकट्ठा किया प्रधानमंत्री जी ने, जानकारी है नहीं देश के लिए, तो उसको थोड़ा सा तफसील में बता दें। ये मणिपुर की तबाही इनकी की हुई है। 1968 में कुकीज को बसाने वाले कांग्रेसी थे और नाम मात्र कांग्रेसी आए। उस वक्त उन्होंने जो हमारे वहां हिंदुस्तानी लोग थे उस समुदाय को ऐसा डराना शुरू किया, आस्ते 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 जैसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या का दिमाग इन लोगों ने देश को दिया, वो कुकीज भी इनकी देन है। आस्ता आस्ता वहां नशे की उपज होने लग पड़ी, फिर वहां अफीम का सौदा चलने लग पड़ा। लड़ाई किस बात की है मणिपुर में? लड़ाई है वहां पे जो 18,000 एकड़ जमीन जो नशे की ये लोग उगाते थे, कुकीज जो कांग्रेसी की देन थे, उसको खत्म किया भारत सरकार ने कि नशा देश से खत्म करेंगे। ये अभी खैर इनके वजूद इनका खत्म हो चुका है, कुछ और कर नहीं सकते। ये भूल गए सरदार मनमोहन सिंह 4 महीने जब वो दिल्ली के अंदर नोबरा कांड, लड़की का कांड हुआ था, तो सरदार मनमोहन सिंह ने एक अक्षर तक नहीं बोल पाया था कि बच्ची का इतना बड़ा बलात्कार हो गया। बाद में उसकी मृत्यु भी बेचारी की हो गई, निर्भया का जिसका कांड हुआ था। लेकिन सरदार मनमोहन सिंह, क्योंकि उसको कहा गया था कि म्यूट प्रधानमंत्री है, उनसे ज्यादा हम कल्पना भी नहीं रख सकते थे। अलबत्ता जहां तक सोनू जी बार बार कह रहे हैं बताओ कितने स्कूल बनाए, बताओ कितने हॉस्पिटल बनाए, तो सरदार जी आपको भी पता होना चाहिए, हम कोलिशन सरकार में जब थे तो 18 हॉस्पिटलों का जो है वो मैंने उसके बाद कहा 2018 के बाद आप कितने मेडिकल कॉलेज नहीं बनता है। एक मेडिकल कॉलेज जब एक बार बनता है, स्कूल बन सकता होगा, 25-30 साल के बाद उसका स्कूल बन सकता होगा, यूनिवर्सिटी बन सकती होगी। जो स्कूल चल रहे हैं जब उनको बेहतर तरीके से चला रहे हैं तो नए स्कूल बना के क्या किसको डालना वहां पर? ये एक इनको क्या है, वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वजूद है कोई नहीं। तो आप किस तरीके से बीजेपी को घेरना है, केंद्र के ऊपर तो अटैक ज्यादा कर नहीं सकते। तो मौजूदा यहाँ पे जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, हम भी कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का तानाशाही का एटीट्यूड है, वो प्रो पब्लिक नहीं है, एंटी पब्लिक है। जहां बात रखनी होती है हम भी मजबूती से रखते हैं, लेकिन ठीक है भाई, हम केंद्र में सरकार में है, सरकार का डायरेक्ट एलजी के साथ नियंत्रण रहता है, वो उस हिसाब से चल रहे। जो एक राजनीतिक सोच के साथ काम होता है वो नहीं हो रहा है, वो हम खुद कहते हैं। लेकिन ये इनसे कल्पना करनी कि तुम लोग जब सरकारों में थे तुम लोग क्या देते हैं, जम्मू की तबाही तुम लोगों ने की, कश्मीर की तबाही तुम लोगों ने की। कांग्रेस हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस या पीडीपी की इनकी बी टीम बन के रही है। इन्होंने तो जम्मू की तबाही की और आज अब इनको कोई दिखता नहीं है, तो आज आके जम्मू के ऊपर फोकस करना है तो बीजेपी को घेरने का प्रयास करो। ये जितने भी हमारे 60 से 62,000 फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज जो है, जो आज सड़कों पे है, ये देन है इन लोगों की, ये इनकी नालायकियों की वजह से आज उन लोगों को दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। हम तो सरकार में रहे 3 साढ़े 3 साल है, हालांकि हम लोग कमिटेड है,
कि जब भी हम अपने बलबूते पे मजबूती से सरकार में आएंगे, इनको रेगुलराइज कराएंगे। इससे बड़ी मजबूती क्या होनी है आपकी? मजबूती होनी है एलजी आपका, प्राइम मिनिस्टर आपके, होम मिनिस्टर आपका, आपके पास सब कोई, आप सरकारी कोठियों में, सरकारी गाड़ियों में, उनको पता करो। जब हम क्यों नहीं करते हो? हम करना भी चाहते थे तो इन लोगों की नीयत चलो हमारी नीयत खराब थी, अब आप करो ना पक्का। किसने रोका आपको? किसने रोका आपको? जो प्रो पीपल पॉलिसीज को लेके आए हैं, जम्मू कश्मीर एक विकास के राज्य में चल रहा है, उसको सुकून चलने दीजिए। ये रिंग रोड का शॉर्टकट का रास्ता भूल गए हैं, इनके ख्याल में भी कभी नहीं आया होगा। वो आपने नहीं, रिंग रोड का देन जम्मू को देगी। आज फ्लाईओवर का जिस तरीके से जाल बुना हुआ है, ये लोग कभी ख्वाब में नहीं सोचते होंगे। मैं कहता हूं इनसे ज्यादा नहीं, शहर के अंदर जीवल से जाके बोड़ी वाली रोड देख लो, वो तालाब तिलों की रोड कैसे चौड़ी हो रही है। ये कहां से कंसेप्ट आया? लेकिन ये क्योंकि इनसे बर्दाश्त नहीं होता है कि ये लोग सरकार में हैं, तो इनको किसे, ठीक है अपोजिशन करो, अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन करो, लेकिन जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। इनको विकास 9 साल का होता नहीं दिखा, जहां विकास 9 साल के बाद अगले 6 साल के लिए भी तैयार है, उसको भी संभालने के लिए लग जाता पता, लग जाता। कपिल जी, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद क्या क्या बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं? कहां निरस्त हुआ? कुछ खंडों को हटाया। गृह मंत्री अमित शाह जी संसद पटल में कहते हैं कि धारा 370 का इस्तेमाल करते हुए धारा 370 के कुछ खंडों को हटाया जा रहा है, और कुछ खंडों को हटाने के बाद वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, विकास की पोल तो ये खुद ही खोल रहे हैं अपनी, कि 9 साल का हो चुका है, 6 साल आने वाला है, 6 साल आगे और मिलेंगे, और मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। 15 साल के बलबूते पे मिलेंगे। 15 साल का विकास, यानी का हाई सेकेंडरी में डालोगे ना? बिल्कुल डालेंगे उसको, हाई सेकेंडरी में डाल दोगे ना? तैयारी करके रखो। मैं कह रहा हूँ हाई सेकेंडरी में डाल दोगे ना? बिल्कुल। मुझे नहीं लगता अभी तक यूकेजी में भी है, पैदा ही नहीं हुआ, वो 9वीं में पढ़ रहा है। वो आप कह रहे हो। और इनके विकास की हद ये है आंखों के आगे पट्टी कि बनी है। आज जो पिछली जो रोड्स बनी हुई थी, जो पिछले गली चौराहे बने हुए थे, यहाँ पे नेम प्लेट्स लगी हुई थी, जो पिछले नेताओं ने, पिछली सरकारों ने उद्घाटन किए थे, 50 मीटर गिन के आप सर्वे करवा लीजिए, 25 मीटर उसके आगे और 25 मीटर उसके पीछे, वो 50 मीटर में टाइल डाल के, और वो टाइल डालने का इनका मकसद सिर्फ इतना है कि वो नेम प्लेट जो पिछली सरकारों की, पिछले नेताओं की, वो किस तरह से हटाई जाए और इनकी सरकार की नेम प्लेट कहीं से कहीं वहां पे लगाई जाए। ये विकास के हालात हैं। बाकी तो मैं पहले गिना चुका। और मणिपुर पे जिस तरह से दुखद वक्तव्य इन्होंने दिया और शर्मसार होने वाला वो वक्तव्य था, आपकी देन है वो आपकी, हमारी आपका प्रोजेक्ट है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर में गए थे, 1968 का इतिहास तब वो कहते थे कि ये केंद्र सरकार का कसूर है। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, मणिपुर में कांग्रेस की सरकार थी, कहते थे उसका कसूर है। लेकिन आज अब फिर से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की विडंबना ये है कि ये अभी तक वो 70 साल जो अपोजिशन में बैठे, इनको ये यकीन नहीं हो रहा कि पिछले 9 साल से सत्ता में है। आज भी ऐसी बातें करते हैं जैसे पिछले 70 साल अपोजिशन में बैठ के करते रहे। और बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, अभी तक इनको यह नहीं पता चला कि अपोजिशन करनी है या सुचारू रूप से सरकार को चलाना है। सुचारू रूप से सरकार तो ये चला नहीं सकते, अपोजिशन ये अच्छी जरूर करते हैं, सरकार में बैठ के भी करते हैं, पहले भी करते रहे। और दूसरी बात इन्होंने कही कि उस वक्त प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, जब वो निर्भया का वो जो हुआ, उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया। मैं आपको गूगल पे निकाल के दिखा सकता हूँ, दिखाइएगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था उस वक्त, आपको दिखाएंगे कि उनकी भी 3 बेटियां हैं। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि मैं आप ही में से एक हूं, भारतीयों में से। और जनता से ये अपील भी की थी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखें। मैं गुजारिश करता हूं, और जो इस कांड के पीछे जो भी जिम्मेदार हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ भी लिया जाएगा और उनको सलाखों के पीछे भी डाला जाएगा, उनको सजा भी दी जाएगी। और हुआ भी। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी मणिपुर का नाम लेके डरते हैं, पाकिस्तान का नाम, उसको 56 इंच का सीना दिखाना तो दूर, चीन का नाम लेने से डरते हैं। पाकिस्तान को और चीन को क्लीन चिट दे दी। शर्म की बात तो यह है कि जब हमारे जनरल्स चीनी जनरल से बात करते हैं तो चीनी जनरल कहते हैं आपके प्रधानमंत्री ही कहते हैं,
हमने तो आपकी जमीन नहीं कब्जाई, फिर आप क्यों हमसे बात करते हो, फिर कौन सी नेगोशिएशन की बात करते हो? वो आएगा, और पीएम केयर फंड में कितनी चीनी कंपनियों का पैसा आया, उसका खुलासा होना अभी बाकी है। आपका तो लीडर चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहा, आपका लीडर चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहा, चुनाव में डूब मरो, प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहा। सहयोगी का कल का बयान है कि पाकिस्तान से ड्रग्स ये देखो भारत के अंदर जम्मू की पंजाब सीटों में एक सीट मिल रही है आपको, ड्रोन द्वारा फेंकी जा रही है, है। और भारत के अंदर पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा ड्रग्स सप्लाई किए जा रहे हैं, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। हाँ, आपके लिए तो अच्छी बात है ना, अब कहीं होगा ना आपके सहयोगियों का वहां पे बिजनेस इन्वॉल्वमेंट होगी। और ये शर्मनाक है, यहाँ पे पाकिस्तान को 56 इंच का सीना दिखाने की बात करते थे, ना तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद इनसे बंद हो रहा है, और ना ही पाकिस्तान से जो ड्रग्स सप्लाई हो रही है उनके ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है, और ना ही लगा पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी पूरी तरह से असफल प्रतीत हुए दिखाते ये 24 दिन दिखाएंगे आपको, आतंकवाद के ऊपर दिखाएंगे आपको, और ड्रग्स के ऊपर बीजेपी को वोट डालने के लिए तैयार हो जाओ। जी जी रंधावा जी, बशीर जी, भाजपा का ये मानना है कि 9 साल के कार्यकाल में भाजपा ने जो है वो काफी विकास जो है वो किया हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने पहले ही कहा कि वो विकास जो है वो कहाँ गुम हो गया है, जिस विकास की बीजेपी वाले बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज तक टुडे, ये रंधावा साहब भले ही कहें, ये बताएं मुझे कि जो कुछ जितनी सड़कें आज तक बनी हुई थी, सड़कें उतनी ही हैं, दीवारें भी वही हैं जिन पर चित्रकारी आज की जा रही है, दीवारें बनी हुई थी। जम्मू के अंदर भी कोई दीवार मुझे बनती हुई दिखाई नहीं दी, लेकिन चित्रकारी ये कर रहे हैं। ठीक, सड़कें वही हैं। हाँ, सड़कें जो वही हैं जिस पर इन्होंने कहा, रिसेंटली कहा कि हमने जनाब इतने % उनको मुकम्मल किया, तो पता लगा कि उन पर मैकाडम डाला जहाँ नहीं पड़ा था, और वो मैकाडम रात को डाला, सुबह कहीं गायब हो गया। इतना सब स्टैंडर्ड, कोई देखने वाला तो है नहीं। विकास की बात नहीं करें। ये सोनू जी ने एक चीज़ बड़ी अच्छी कही, वीरेंद्र जी ने, कि हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ये दुख लोगों को दे रहे हैं लोग खुद ही उनका जवाब देंगे। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नहीं हैं, ये कहते हैं जनाब हमने तो बनाया, इंस्टीट्यूट बनाया, डॉक्टर हैं बेकार हैं, उनको लगाया नहीं जा रहा है। स्कूल हैं, स्कूलों को इकट्ठा किया जा रहा है, अमलगमेट किया जा रहा है। स्कूल हैं, टीचर नहीं हैं। अब यहाँ तक हो गया कि बच्चों को इम्तिहान देने के लिए जम्मू के साथ आप किस मुंह से बात करते हो? जम्मू के बच्चों को आपने पंजाब में दरबदर किया। 50-50 हज़ार रुपया जम्मू के बच्चे गए वहाँ, कमरा किराए पे लिया, इम्तिहान दिया। बाद में इनको ख्याल आया, एक अनाउंसमेंट कर दी कि जनाब ये बच्चे जो हैं जो नहीं जा पाए हैं उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हम दाखिला देंगे। भाई जो गए उनका क्या हुआ? वो जम्मू के साथ, जो जम्मू का बड़ा दावा करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी बात जो है, हर तबका परेशान है, हर तबका, इवन मीडिया बोल नहीं सकता, मीडिया ज़बान खोल नहीं सकता, पुलिस वाला खड़ा होता है। 5 अगस्त 2019 जब हुआ, ये पूरी दुनिया को दिखाया उन्होंने, पूरे इंडिया को बेचा उन्होंने। अब लोग ने, अब वो लोग बेचने के लिए तैयार नहीं, अब लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। इन्होंने कहा हमारे साथी ने कि चूँकि अब कोर्ट के अंदर वो सब जुडिस है, वहाँ बहस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन सही था, गलत था, क्या हुआ है, हम उस पर बहस नहीं करेंगे। लेकिन किस किताब में लिखा था कि जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से करने हैं, लद्दाख अलग, जम्मू अलग? विकास की बात अगर आप करेंगे तो जिस वक्त यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, मुझे याद है, मुझे मालूम नहीं जब बीजेपी और ये थी पीडीपी थी, लेकिन मुझे याद है 78,000 करोड़ का बजट था जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, 78,000 करोड़ और लद्दाख के समेत। आज 1,18,000 करोड़, 18,500 करोड़ का बजट है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ज़ीरो है। ग्राउंड रियलिटी इसलिए ज़ीरो है कि बजरी का जो ट्रक है, जो उस वक्त 500-600 रुपये का, 700 रुपये या 1200 का मिलता है, वो 25,000 का, 30,000 का मिल रहा है। वही चीज़ हर एक जेब में इन्होंने हाथ डाला। एक होता है डाका, एक होता है चोरी। ये चोरी नहीं कर रहे हैं, ये डाका डाल रहे हैं, और दिन दोपहर को ही डाल रहे हैं। हर एक आदमी की बस की बात नहीं है,
हाँ, इनके लिए तो आसानी है। ये कहते हैं कि चलो जी बीजेपी भले ही इसमें खुश रहे कि सब खुश हैं, लेकिन हकीकत यही है कि हर तरफ से जो जम्मू कश्मीर के अंदर बिजनेसमैन है वो परेशान है। वो बैंकों से लिया हुआ कर्जा वापस नहीं कर पा रहा है, स्कूल के बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा है। अब स्कूल के बच्चों का जो गवर्नमेंट के स्कूल थे वहाँ टीचर है नहीं, अगर टीचर है तो कमरा नहीं है, तो नतीजा यह है कि बच्चा मजबूर होकर, जो बच्चा पढ़ाना चाहता है वो कहता है किसी प्राइवेट स्कूल में ले जाएंगे, वहाँ उनकी फ़ीस इतनी हाई है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अब किस चीज़ को आप विकास कहते हैं? हाँ, मैं विकास उसको समझता कि अगर मुझे ये बताते कि जनाब हमने ये प्रोजेक्ट यहाँ लगाया जहाँ 50,000 नौजवान गया, हमने जनाब यहाँ ये प्रोजेक्ट लगाया इसमें जनाब 40,000 नौजवान था, मैं कहता ठीक है जी, कहीं ना कहीं तो है विकास। लेकिन वही मैंने इब्तिदा में कहा कि मुझे वो बताएं वो विकास चोरी कहाँ हो गया। 9 साल हो गए हैं, अब हम पहले 2-3 साल हम नहीं पूछा, 4 साल हो गया, 2019 तक हम भी चुप रहे, कोई बात नहीं है, पहले 5 साल में नहीं हुआ, आगे होगा। लेकिन अब नहीं, हम चुप रहेंगे, लोग नहीं चुप रहेंगे, इसी खुशफहमी में रहिए, फिक्र मत करिए, लोग इसका जवाब देंगे, हम इसी चीज़ का इंतजार कर। इसीलिए इलेक्शन से आगे आगे भाग रहे हो। अगर वाकई ही आपको पता होता कि हम जीतेंगे, आपने 2020 में चुनाव करा लेना था। अगर वाकई ही आपकी टीमें थी, यहाँ किसी को मालूम नहीं है, जम्मू के अंदर खुफिया टीमें बैठी थी जिन्होंने वापस जा जवाब कहा कि अगर आपको है 2 सीटें नहीं आएंगी, तो इन्होंने, और ये पीछे जब अमित शाह का जलसा सुनिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। अब सुन लीजिए, थोड़ा सा दिल रखिए, सुन लीजिए कि अमित शाह के जलसे में क्या हुआ। अमित शाह के जलसे में नौकरियां जाने लगी पुलिस वालों की, उन्होंने कहा यार बैठाओ जल्दी जल्दी इनको, वो नौकरी, वो तकरीर कर रहा, वो भाग रहे थे। अब मैं इतने उस हद तक जाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हकीकत को समझो, जम्मू को तबाह मत करो, हम सब जम्मू वाले हैं, इस जम्मू को तबाही से बचाओ। समय की सीमा को देखते हुए अब हमें कार्यक्रम की समाप्ति करनी पड़ेगी, तो आप सभी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े उसका हमारे लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और द न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ का। नमस्कार। थैंक यू जी।